नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडी आरके सैनी। बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप द्वारा इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी कंटेंट भेजे जाते हैं उन्हें हम आपसे बातचीत करते हैं और ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषा और अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को जरूर दबावें। दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले अभिप्रेरणा का अर्थ आपको बताएंगे कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय शब्द है, जिसका अर्थ प्रोत्साहन होता है। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मोटिव यानी कि गति। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। यही अभिप्रेरणा का अर्थ भी माना जाता है। दोस्तों, हम जब कोई सा भी कार्य करते हैं और उस कार्य में जब हम गति प्रदान करते हैं और गति प्रदान करते हुए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो वहां पर व्यक्ति को कई प्रकार से अभिप्रेरणा के द्वारा अभिप्रेरित किया जाता है और व्यक्ति उस कार्य में संलग्न रहता हुआ उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा है दोस्तों, इस अभिप्रेरणा का साधारण रूप से अर्थ बताया गया है। आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि मोटिवेशन लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, उसका क्या अर्थ है। तो इस तरह इस टॉपिक में कई प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो स्वयं या दूसरे के माध्यम से मिलता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हाँ, वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और गलत तरीके से आत्मविश्वास मिलने पर उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, मैंने बताया हम अभिप्रेरणा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं यदि हम चाह ले तो। दोस्तों, जो अभिप्रेरणा होती है, इस अभिप्रेरणा के द्वारा संसार के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलता है और उस आत्मविश्वास के द्वारा ही हमें कुछ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप सब जानते हैं, हम सबको आत्मविश्वास जब अभिप्रेरणा के माध्यम से मिलता है, तो दोस्तों जो अभिप्रेरणा होती है ये कभी हमारे आंतरिक रूप से हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो कभी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमें मोटिवेट किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, अभिप्रेरणा प्रदान की जाती है। और खुद के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जब हमें अभिप्रेरित किया जाता है, तो हमारे मन में एकदम से ऐसी सक्रियता आती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कार्य कोई सा नहीं है जो हमें नहीं कर सकते। दोस्तों, अभिप्रेरणा मिलने से हम आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। और दोस्तों, यदि हमें अभिप्रेरणा मिली और उस अभिप्रेरणा के अंतर्गत यदि हमें नकारात्मक अभिप्रेरणा मिल रही है, तो हमारे मन में कभी कभी यह भी आ जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कक्ष में जब एक अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है तो छात्रों को कई प्रकार से मोटिवेट किया जाता है और शिक्षक द्वारा बार बार
उनसे कहा जाता है कि बेटा आप ये कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं, आपने गलती कर दी लेकिन फ्यूचर में आप गलती मत करना। तो कई तरीके होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्तियों को, छात्रों को मोटिवेट किया जाता है। अब दोस्तों हम आपसे चर्चा करते हैं मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा की परिभाषाओं के बारे में। अभिप्रेरणा की कौन कौन सी परिभाषाएं दोस्तों यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने नजरिए से अभिप्रेरणा की परिभाषाएं प्रदान किए। इसमें पहली परिभाषा है गुड मोदे की। जो गुड मोदे हैं इन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा है? प्रेरणा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी परीक्षा में प्रेरणा शब्द आ जाए या अभिप्रेरणा शब्द आ जाए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। तो दोस्तों जो प्रेरणा का कार्य है, ये प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। जो गुड मोदी ने अभिप्रेरणा को क्या माना कि हम अपने जीवन में कोई सा भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को आरंभ करने और लगातार जारी रखने यानी कि नियमितता बनाए रखते हैं। दोस्तों यदि हमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या खुद के मन से हम मोटिवेट होते हैं तो हम किसी कार्य को लगातार करते रहते हैं और लगातार करते हुए सफलता की ओर जाते हैं। दोस्तों जब हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हम खुद से और अन्य लोगों से मोटिवेट होते हुए लगातार हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं और एक दिन जरूर सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुड मोदी की परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है कि लगातार कार्य करने, आरंभ करने और उसके संचालन में नियमितता बनाए रखने का कार्य करती है। एवरेल मोदी ने अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा दी है? अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास। दोस्तों जो अभिप्रेरणा होती है, इस अभिप्रेरणा के द्वारा हम सजीव प्रयास करते हैं। जो हमें सामने दिखाई देता है या हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो हम सजीव रूप से प्राप्त करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा हमें मोटिवेट किया गया कि आपको ये पत्थर उठाना है तो हमें मोटिवेट होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उस पत्थर को उठाते हैं। यदि हम असफल भी होते हैं तो फिर हम प्रयास करते हैं, तो लगातार असफलता और प्रयास के द्वारा ही हम जरूर सफल होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा एक रोटी के छोटे से टुकड़े को अनेक चींटियां मिलकर ले जाती है। कई बार आपने देखा है चींटियां बराबर किसी दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, वो लगातार ऊपर चढ़ती है, गिरती है, यानी कि उन्हें बार बार सफलताएं तो मिलती है लेकिन अपने लक्ष्य के पास जाते जाते उन्हें निराशा हाथ लगती है, अर्थात असफलता मिलती है। लेकिन लगातार वो प्रयासरत रहने से, वो लगातार सजीव प्रयास करती है तो जरूर सफलता की ओर यानी अपने लक्ष्य की ओर चली जाती है। इसलिए यहाँ पर एवरेल मोदी ने भी मोटिवेशन की अच्छी परिभाषा दी है कि सजीव प्रयास, सजीव प्रयासों के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जेम्स ड्रेवर ने भी मोटिवेशन की क्या परिभाषा दी है? अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रियात्मक कारक है जो कि चेतन अथवा अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाली व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। दोस्तों जेम्स ड्रेवर की भी अच्छी परिभाषा मानी जाती है। इन्होंने बताया कि जो अभिप्रेरणा होती है ये व्यक्तियों के भावात्मक और क्रियात्मक रूप से उन्हें मोटिवेट करती है, अभिप्रेरित करती है, जिसके माध्यम से वो चेतन और अचेतन अवस्था में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने हेतु लगातार प्रयासरत रहते हैं, कार्य करते हैं और कार्य करते हुए उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन होना ही
लक्ष्य की प्राप्ति है अर्थात सफलता की ओर वो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भावात्मक क्रियात्मक रूप से जो व्यक्ति लगातार कार्य करता रहता है वह व्यक्ति जरूर सफलता की ओर जाता है और उसे निश्चित रूप से 100% लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों जब हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, यदि हम तन मन से लगातार कार्य करते रहते हैं तो हम जरूर सफल होते हैं। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट परिभाषा हमें प्रदान की है पीटी यंग द्वारा। पीटी यंग ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा है? इन्होंने बताया जो प्रेरणा है ये प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने की या विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों जब हम कोई सा भी कार्य करते हैं और कार्य के दौरान हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है तो दोस्तों जो अभिप्रेरणा होती है ये व्यक्ति के व्यवहार को जागृत करती है और व्यक्ति का व्यवहार जब परिवर्तन हो जाता है तो वो जरूर अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ जाता है, उसे एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो पीटी यंग महोदय ने भी जो अभिप्रेरणा है इसको माना कि अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को जागृत किया जाता है। व्यक्ति के विकास में अभिप्रेरणा बहुत सहायक होती है और यदि व्यक्ति अभिप्रेरणा के माध्यम से अभिप्रेरित होकर वो कार्य करता तो उसका विकास होगा और विकास होगा तो अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगे। और दोस्तों अभिप्रेरणा के माध्यम से हम कोई सा भी कार्य करते हैं तो उसमें जरूर नियमितता बनती है और उस नियमितता के द्वारा हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट परिभाषा है फेंडरसन महोदय ने क्या कहा? सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों हम जीवन में यदि एक बार सफल हो जाते हैं तो हमें और अधिक अभिप्रेरणा मिलती है, हम और अधिक अभिप्रेरित होते हैं। हम एक लक्ष्य की प्राप्ति होने पर दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहां पर किसी व्यक्ति को अभिप्रेरणा के माध्यम से सफलता मिलती है तो वो और अधिक प्रेरित होता है। आपने देखा होगा कई जो व्यवसाय करने वाले व्यापारी होते हैं ये एक व्यवसाय की स्थापना करने के पश्चात जब उस व्यवसाय में अपार सफलता प्राप्त करते हैं, लाभांश की प्राप्ति करते हैं तो दूसरा व्यवसाय अपनाते हैं यानी कि अन्य कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। तो दोस्तों जो व्यापारी होते हैं ये व्यापारी पहले वाले व्यवसाय से अभिप्रेरित होकर दूसरा व्यवसाय करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है क्योंकि उनके पूर्व अनुभव हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें अधिगम मिलता है यानी कि हम जो सफलताएं प्राप्त करते हैं उन सफलताओं से हम और अधिक प्रेरित होते हैं और लगातार नया कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। इसी तरह दोस्तों लोवेल ने भी अभिप्रेरणा की एक परिभाषा प्रदान की है। उन्होंने क्या बताया है? अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। दोस्तों हमारे जीवन में कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई प्रकार के कार्य करते हैं। तो दोस्तों जो लोवेल ने कहा कि हमारे जीवन में जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं के फलस्वरूप अभिप्रेरणा हमें मिलती है। अब वो अभिप्रेरणा हमारी मनोशारीरिक भी हो सकती है या आंतरिक भी हो सकती है। मनोशारीरिक और आंतरिक अभिप्रेरणा के द्वारा हम अभिप्रेरित होते हैं और लगातार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अभिप्रेरणा
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही जन्म लेती है, यानी प्रादुर्भाव होती है। और इस अभिप्रेरणा के द्वारा हम लगातार गतिशील होते हैं, यानी कि क्रियाएं करते हैं। क्रियाओं को करते हुए ही हम सफल होते हैं। दोस्तों, यदि हमें अच्छा शिक्षक बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे शिक्षक बनने हेतु हमें लगातार कार्य करना पड़ेगा, अनेक अनुभव लेना पड़ेगा, अनेक प्रकार का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो हिंदी का शिक्षक हूं, हिंदी ही पढ़ा सकता हूं। नहीं, हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों का भी ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। तो यहां पर आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा का जन्म होता है और हमें उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा स्किनर महोदय ने दी है और बहुत अच्छी परिभाषा दी है। और ये परिभाषा आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें। स्किनर महोदय ने बताया कि जो अभिप्रेरणा होती है ये अधिगम यानी कि सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। देखिए, जब प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे स्किनर महोदय की परिभाषा पूछ ली जाती है। उन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में क्या बताया है? दोस्तों, उन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में बताया है कि जो हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उस अधिगम के मार्ग में जो हम कार्य करते हैं उस हेतु ये अभिप्रेरणा एक अच्छा राजमार्ग है। और स्वर्ण पथ से बताया है, हमें इस राजमार्ग और स्वर्ण पथ द्वारा ही अधिगम करते हैं। तो देखिए, यहां पर अभिप्रेरणा को राजमार्ग या स्वर्ण पथ का दर्जा दिया गया है। आपकी परीक्षा में जब इस तरह कोई प्रश्न आता है तो वहां पर ये जो राजमार्ग या स्वर्ण पथ है इनको खाली छोड़ देंगे और आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ये परिभाषा अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है या स्वर्ण पथ है। इसके बाद सोरेनसन ने भी अभिप्रेरणा की परिभाषा प्रदान की है। उन्होंने बताया अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बिना अभिप्रेरणा के हम अच्छी प्रकार से अधिगम भी नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार बताया है कि जो अभिप्रेरणा होती है ये अधिगम का आधार होता है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। दोस्तों, हम किसी व्यक्ति को सफलता दिलाने हेतु हम क्या करते हैं? उसे मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं और मोटिवेट अभिप्रेरित करते हुए उसे हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद मैकडूगल ने भी मोटिवेशन की परिभाषा दी है। उन्होंने बताया अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। दोस्तों, जो अभिप्रेरणा होती है इस अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। यानी कि मैकडूगल ने अभिप्रेरणा को जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से जोड़ा है। केवल यही परिभाषा अलग है, तो आप इसे भी अच्छी तरह तैयार कर ले, क्योंकि मैकडूगल ने अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से माना है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार की जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती है, जैसे खाना है, प्यास है, निद्रा है, काम वासना है आदि। ये जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जन्मजात प्रवृत्तियां होती है। इसी के माध्यम से व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है और वह आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब हम आपसे चर्चा करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर हम वोल्फ एवं कॉफमैन के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताएं। तो पहला प्रकार है सकारात्मक अभिप्रेरणा। दोस्तों,
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सकारात्मक अभिप्रेरणा अर्थात ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें कुछ अच्छा हो, इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। दोस्तों, सकारात्मक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बालक या व्यक्ति को अंदर से प्रेरणा मिलती है, यानी आंतरिक रूप से अपने मन से, अपनी आत्मा से वो मोटिवेट होता है कि वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और इस मनोबल के कारण वह बालक खुद का, परिवार का, देश का और समाज का नाम रोशन करता है। दोस्तों, यहाँ पर सकारात्मक प्रेरणा के द्वारा हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। चाहे तो हम आसमान को छू सकते हैं या अंतरिक्ष में घूम सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा के द्वारा हम कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा हमें मनोबल मिलता है, आत्मविश्वास जागृत होता है और उस कार्य को करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमेशा छात्र छात्राओं को कक्षा कक्ष में सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। नकारात्मक अभिप्रेरणा का स्थान नहीं होना चाहिए। जितना हम छात्र छात्राओं को सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करेंगे, सकारात्मक विचारों के द्वारा सकारात्मक अभिप्रेरणा यदि बालकों को दी जाएगी तो बालक जरूर सफल होंगे। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है। जैसे किसी बालक ने कोई गलती कर दी तो शिक्षक उसे कहता है, कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसी गलतियां स्वाभाविक है, तुम इसे एक दो बार में बिल्कुल सुधार लोगे, तुमने प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है, शाबाश बच्चे, चलो फिर से करके दिखाओ। तो इस तरह एक शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में छात्र छात्राओं को मोटिवेट करना चाहिए, अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। यदि छात्रों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें डांटना फटकारना नहीं चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, गलती जीवन का एक हिस्सा है, गलतियां हो जाती है, लेकिन यह गलती फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। आपने इतना प्रयास किया, वही बड़ी बात है, शाबाश, वेरी गुड। इस तरह उन्हें मोटिवेट करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक भावों के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करती है और लगातार वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नकारात्मक अभिप्रेरणा के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, नकारात्मक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा की एकदम उलट है, विपरीत है। अर्थात इसमें बालक को प्रेरणा तो मिलती है पर वह आंतरिक नहीं होती है, वह बाह्य होती है। यानी कि नकारात्मक अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है, और जो बालक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हें बाहरी रूप से मोटिवेट किया जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा में तो हम अपने मन से, अपनी आत्मा से खुद ही अभिप्रेरित होते हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा यानी नकारात्मक अभिप्रेरणा में हमें बाह्य प्रेरकों की सहायता से मोटिवेट किया जाता है। बाह्य प्रेरणा का एक ऐसा है कि वे ज्यादा समय तक नहीं रहती, इसमें दंड सजा जैसी नकारात्मक प्रेरणा भी आती है। दोस्तों, नकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा के द्वारा कई बार बालकों को सजा के माध्यम से या दंड के माध्यम से मोटिवेट किया जाता है, उन्हें डराया जाता है और वो डर से या सजा के कारण उस कार्य को करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नकारात्मक अभिप्रेरणा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाती है और अन्य व्यक्तियों द्वारा जब अभिप्रेरित किया जाता है तो यहाँ पर दंड या सजा की व्यवस्था होती है। हम पुरस्कार के माध्यम से भी या वेतन प्राप्ति हेतु भी यहाँ पर नकारात्मक अभिप्रेरणा अपनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे
सकारात्मक प्रेरणा के उदाहरण में अध्यापक ने छात्र को आंतरिक रूप से प्रेरित किया। यहां क्या होगा, जो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है, मान लीजिए सकारात्मक अभिप्रेरणा में तो यदि किसी छात्र द्वारा गलती हो जाती है तो शिक्षक द्वारा कहा जाता है कोई बात नहीं है बेटा, आगे से गलतियां मत करना, आपने जो प्रयास किया वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, इसमें क्या होता है, अध्यापक छात्र को सजा देगा या पिटाई कर देगा कि तुमने गलती कैसे की, मैंने पढ़ाया था, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम एक होशियार विद्यार्थी नहीं हो, तुम ऐसे ही रहोगे, हमेशा रिक्शा चलाओगे, सब्जी बेचोगे, यही सब करोगे बस। यानी कि यहाँ पर बालक को नकारात्मक संदेश दिया जा रहा है, नकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान की जा रही है। यदि छात्र ने गलती कर दी तो शिक्षक ने क्या कहा, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपने क्या किया, आप होशियार विद्यार्थी नहीं हो, और इसी तरह या तो सब्जी बेचोगे या रिक्शा चलाओगे या नाली साफ करोगे। इस तरह नकारात्मक विचार यदि छात्रों को प्रदान किए जाएंगे तो छात्र व्यसन तो होंगे ही नहीं, वो शिक्षक के प्रति घृणा करने लग जाएंगे। और हो सकता है आजकल के जो छात्र होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कक्ष में छात्र छात्राओं को सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें फटकारना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषा और अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में आपसे चर्चा की। आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।